नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और ऑफलाइन क्लासों के चलते चलते अब ऑनलाइन क्लास का वक्त आ गया है, क्योंकि पूरे भारत भर में लॉकडाउन चालू है। तो लॉकडाउन की वजह से अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। सभी कोचिंग्स जो लगभग सभी भारत में जितने भी कोचिंग क्लासेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वो सभी के सभी इस काम पर पुरजोर ध्यान दे रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम भी ऑफलाइन को छोड़ करके, लाइव क्लास को छोड़ करके अभी हम जो पढ़ाने जा रहे हैं ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं बच्चों आपको। और सभी लोग सहपाठी हैं, साथ में अच्छे मित्र भी हैं, और जो मेरे प्यारे 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 भाई हैं, उन सभी से मेरे ये अनुग्रह है, मेरा आग्रह है कि दोस्तों इस समय को खराब ना करें। जो लॉकडाउन का समय है, इस समय को थोड़ा ज्यादा महत्वता देते हुए, मतलब जो लॉकडाउन चल रहा है ना, इस लॉकडाउन में आपको करना क्या है कि लॉकडाउन एक अपॉर्चुनिटी है। आपको इसे एक अपॉर्चुनिटी माननी है कि यह एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि ये जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगी। ये वो अपॉर्चुनिटी है, मान के चलो आप बिल्कुल 101%। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जो शायद ही किसी आदमी को ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलती होगी। वैसे तो ये हमारा बैड लक है कि पूरी वर्ल्ड कंट्री में वायरस का प्रभाव है, और इस वायरस के प्रभाव के कारण थोड़ी सी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो वो तो चीज है जो है, बट वो तो ऐसी चीजें हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में भी नहीं होती हैं। तो उन्हीं में से वो चीज है कोरोना वायरस या कोविड-19 जो भी है। लेकिन एक पॉजिटिवनेस को देखते हुए हम ये चीज को कह सकते हैं कि जो लॉकडाउन के दौरान जो विद्यार्थियों को समय मिल रहा है, जो स्टूडेंटों को, मित्रों को, दोस्तों को जो समय मिल रहा है, वो समय एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाए तो सबसे बेस्ट साबित हो सकता है, अगर वो इसको काम ले सके तो। जैसे एसएससी की कई सारी एग्जाम साल भर की बाकी हैं, और जो एग्जाम पिछली हो गई हैं वो तो हो गई हैं, लेकिन जो बच्चे नए नए आए हैं या जो स्टूडेंट्स अभी नई नई तैयारी करना स्टार्ट किया है उन्होंने, तो उनके लिए बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा उसके बाद में वो चाहे तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर भी किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे तो मैं क्लास में ज्यादा बातचीत करता नहीं हूं, तो सारी बातचीतों को छोड़ते हुए बिल्कुल ध्यान में रखेंगे हम। हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। और आपको देखो दोस्तों, हिस्ट्री को कैसे समझना है क्या नहीं है, वो सारा मैटर मैं आपको समझा दूंगा। अगर हाँ, वीडियो आपको पसंद आती है तो ही आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, तो और थोड़ा सा समर्थन भी दिखाएं, क्योंकि हमने अभी पहली बार ऑनलाइन स्टार्ट किया है। इससे पहले भी छोटी मोटी वीडियोस बनाते थे, लेकिन इतना खुलकर सामने नहीं आए थे, इस लॉकडाउन की वजह से सामने आना पड़ा। तो ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज से हमारी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। ये हमारी फर्स्ट क्लास है। कौन सी क्लास है ये? आज से हमारी है जो फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भारत के इतिहास से संबंधित क्लासें चलेगी। पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं एक, जिसमें आप पूरी देख सकते हैं, और आप इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जैसा कि एक नोट्स बुक में होना चाहिए। आपके नोट्स बुक में वैसा मैं आपको बोर्ड पे लिखाऊंगा, वैसा ही आपको लर्न करवाऊंगा। इसके साथ साथ ऐसी चीजें भी लर्न करवाता चलूंगा जो आपको मुंह जुबानी याद हो जाएगी। और ऑप्शनल जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आपकी एग्जाम होती है वो ऑप्शनल होती है, उसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो ऐसे एग्जाम्स के लिए हमें ऑप्शन की अप्रोच को हासिल करना बहुत जरूरी है। इस वजह से ऑप्शनल जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई यहाँ से ये पूछ सकता है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो चलो ठीक है, बिना टाइम लगाए हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो भैया भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में क्लास है। आप ध्यान से सुनना, बशर्ते बात को ध्यान से सुनना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उससे कई सारी चीजें आपको सीखने को, अनुभव करने को मिलती हैं। प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं हम। आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास को इतिहासकारों ने स्रोत के आधार पर, ध्यान रहे किन के आधार पर, मैं हिस्ट्री को उस लेवल से स्टार्ट नहीं करवा रहा हूं कि भाई यूं कहते हैं कि भारत को भारतवर्ष कहा जाता है, यूरोपियन कंट्रीज आई, उन्होंने इसका अलग नाम दिया, ग्रीक कंट्रीज ने अलग नाम दिया, है ना, उस देश ने ये कहा, उस देश ने भारत को भारतवर्ष कहा, जो भी है, मतलब जो भी मैटर है वहां से स्टार्ट किया। फिर ऋग्वेद वगैरह ये वगैरह वहां से स्टार्ट नहीं कर सकते हम डायरेक्ट इतिहास को।
अगर आपको प्राचीन भारत का इतिहास समझना ही है तो उसे समझने के लिए पहले भैया ये तो समझो कि इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया है, उसका जो इतिहास को एक किताबी रूप देने में, उसे एक नोटबुक का आकार देने के अंदर किन किन लोगों का योगदान रहा है और किस तरह से इसके इतिहास की गाथा आगे शुरू होती है, तो वो सारी चीज पहले हमें समझ लेनी चाहिए और उसका पूरा दायरा समझने के बाद ही हम पूरे सब्जेक्ट के ऊपर कवर कर सकते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं भारत के प्राचीन इतिहास की। देखो, प्राचीन इतिहास की तो बात है, बिल्कुल है, लेकिन बात हम करेंगे इसमें एक ऐसे आदमी की जो आदमी 25 लाख बीसी से 25 लाख बीसी, बिफोर क्राइसिस, ठीक है, 25 लाख बीसी से, मतलब 25 लाख बीसी से जो आधुनिक समय है ना, आधुनिक समय का मतलब है कि जो आज का 1947 है या 1950-51 का समय लगा लो या 1947 का समय लगा लो, 1950 मान लेते हैं हम। यानी ये एक ऐसे आदमी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जो आदमी अमर इंसान है, जिसको हमारे हिंदू धर्म के अंदर भी, सभी धर्मों में ये चीज देखने को मिलती है कि किसी आदमी को अमर कहा जाता है। तो अमर की वाले जो कहने वाली बात है ना, वही बात मैं बता रहा हूँ। हमेशा इतिहास ही अमर होता है, तो हम क्यों ना उस इतिहास को ही एक आदमी मानते हुए उसे अमर साबित करें। एक आदमी है जो 25 लाख बीसी पहले उसका जन्म हुआ था और वो 1950 में जाकर के उसकी समाप्ति हो जाती है, अर्थात उसका जीवन 1950 में जाके समाप्त होता है। तो समझने वाली बात क्या है कि मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी पूरे पूरे उस आदमी के घटना चक्र का, यानी उसके जीवन काल में जितनी सारी घटनाएं हुई होंगी, यानी 25 लाख बीसी साल से, 25 लाख बीसी वर्ष से आज तक के टाइम पीरियड के बीच में, यानी 1950 तक के टाइम पीरियड के बीच में, इतने लंबे पीरियड वो आखिर जिया है, अमर रहा है। तो इतने समय में के बीच के दौरान उसने जितने भी कार्य किए हैं, जितनी भी घटनाएं उसके सामने हुई है, जिन जिन धर्मों का विकास हुआ या जिन जिन सभ्यताओं को उसने उसके आंखों के सामने देखा है, इसके साथ साथ जिन जिन क्षेत्रों में उसने अपना विस्तार देखा है, सभ्यताओं का विस्तार देखा है, इसके अलावा उसने हर चीज को पर्टिकुलर अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ का समाज कैसा था, यहाँ पर कृषि या पशुपालन का विकास था या नहीं था, या चावल या कुल्हाड़ी जो भी था, या कुत्ते को पालतू जानवर बनाते थे। तो ये इतिहास वो आदमी है जिसने इस 25 लाख बीसी से लेकर के 1950 तक के पूरे समय काल को देखा है और उसको समझा भी है, आंखों से देखा है। वही बात आपको करनी है कि उस इतिहास आदमी से आपको मिलना पड़ेगा और उसे मिलकर के उसे पूरी घटना आपको सुननी ही पड़ेगी। इतिहासकार भी हमें लिख करके बताते हैं उस घटना को, तो उस आदमी से हमारा मिलन ही तो हुआ कि उसकी लिखी हुई चीज को हम अगर पढ़ रहे हैं तो वो हमारा एक तरह से मिलन ही है। तो हाँ दोस्तों, ये पूरी घटना है जो 25 लाख बीसी से 1950 बीसी के दौरान हम उस आदमी से सुनेंगे, उसके पूरे विवरण को सुनेंगे, उसने जीवन काल में क्या क्या देखा, क्या क्या कैसे कैसे सिंधु घाटी सभ्यता आई, पूरा पाषाण काल कैसे चला गया, वैदिक सभ्यता का विकास कैसे हुआ, उसके आगे कैसे मगध हुआ, कैसे धर्मों का विकास स्टार्ट हुआ। तो ये सारी चीजें हम पूरी के पूरे प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो प्राचीन भारत का इतिहास है वो प्राय कैसे बांटा जाता है। प्राचीन भारत का इतिहास प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 भागों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। ये आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा कि प्राचीन इतिहास को प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में ही विभाजित किया जा सकता है। अभी ये इतिहासकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इनका डिवाइडेशन करता है, लेकिन जो मानक डिवाइडेशन है वो इस तरह से किया गया है कि प्राचीन भारत का इतिहास प्रागैतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, इन तीनों भागों में वर्णित कर सकते हैं। किनके आधार पर? स्रोतों के आधार पर। यानी जो इतिहासकारों को जो जो स्रोत प्राप्त हुए हैं उनके अकॉर्डिंग वो ये कह सकते हैं कि हम इसके समय काल को इन 3 भागों में वर्णित कर सकते हैं।
अब देखो, उन्होंने जब इसका वर्णन किया है, मैं कहानी तो कल से स्टार्ट करूंगा, आपकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी वहां से स्टार्ट करूंगा इस आदमी की कहानी, इतिहास की कहानी। उससे पहले आप इसका मेन जो प्रारूप है, इसका जो स्तंभ है, स्टार्टिंग पॉइंट है, मूल है, जो जड़ है, उसे तो समझ लें कि इतिहास क्या है या क्या नहीं है। ठीक है, जिस चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है या क्या नहीं है, उसके बारे में तो जान लेते हैं एक बार। उसके बाद में हम पढ़ेंगे उस इतिहास की कहानी, इतिहास की ही जुबानी, इतिहास के मुंह से ही पढ़ेंगे, इतिहास की ही कहानी, उसके पूरी घटनाओं की कहानी। मैंने जैसा कि बताया आपको वैसा वैसा पूरा विवरण पढ़ेंगे, एक साथ में उससे कहानी सुनेंगे, और काफी मजा आने वाला है, काफी रुचि आएगी हमें, और हिस्ट्री ऐसे लगेगी जैसे किसी दादी अम्मा ने हमें कहानी सुनाई हो। बड़ा मजा आएगा आपको, है ना। तो बिल्कुल मैं हिस्ट्री को आपके क्वेश्चन से रिलेट करते हुए, एक एक क्वेश्चन से आपसे गारंटी के साथ में ये मैं कह सकता हूं कि आप चाहे साथ में ही किताब लेकर बैठ जाइएगा और उसके सारे क्वेश्चंस देखिएगा मेरी क्लास होने के बाद में, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार नहीं यार, सर ने एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ा या जहां से क्वेश्चन नहीं बन सकता हो, या मतलब आपका प्रत्येक मेरे जो पढ़ाया है उसमें से प्रत्येक बुक में या कहीं से भी जितने आप ऑप्शनल क्वेश्चंस ढूंढ सकते हो उतने ऑप्शनल ढूंढ लेना, वो सारे के सारे मिलेंगे आपको इस स्टडी की क्लास के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो कि यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, टेट के वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी तैयारी कर रहे हो आप, उनके लिए भी ये बेटर क्लास है, क्योंकि मैं भी एक यूपीएससी एस्पायरेंट ही रहा था। ठीक है, तो अब आगे बात करूं मैं आपको कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है, वो प्राचीन भारत का इतिहास कितने भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारत का इतिहास प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटा गया है। अब भैया इनका भी कुछ मतलब है। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, मैं आपको बताऊं, कोई भी इतिहास हो उसे हम पढ़ें, उनके प्रमाणों को अगर समझते हैं तो वो इतिहास कहलाएगा। सीधी सी बात है भैया, अगर हम उसको पढ़ ही नहीं सकते, उसको सिर्फ देख सकते हैं, वो कोई इतिहास नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम उसको जानते ही नहीं है, और जब तक जानते नहीं है तो वो कोई इतिहास अपने आप में इतिहास नहीं रह जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल है वो काल माना जाता है, प्रागैतिहासिक काल वो काल माना जाता है जिस काल के अंदर जो भी स्रोत या जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए वो लिखित रूप से नहीं प्राप्त हुए। एक तो मतलब वो लिखित भी नहीं प्राप्त हुए और उन्हें पढ़ा भी नहीं जा सका, यानी एक ऐसा समय का दौर या ऐसी घटना का काल या ऐसा ऐतिहासिक काल जिस काल के अंदर जो भी घटनाएं हुई हैं उन्हें उत्कीर्ण तो किया गया है, लेकिन उन्हें हमने तो पढ़ पाए हैं, और उन्हें उत्कीर्ण भी नहीं किया गया, वो जो लिखी भी नहीं गई थी। सभ्यताओं के बारे में जो विकास था हुआ तो था, हम अनुमान लगा सकते हैं जिनको, लेकिन उनको इतिहास में कहीं लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उनसे रिलेटेड, या उनको पढ़ा भी नहीं गया है। वो प्रागैतिहासिक काल में उन चीजों को, उन घटनाओं को, उन समय दौर को प्रागैतिहासिक काल में सम्मिलित किया गया है। जैसे कि हमारा पाषाण काल, पाषाण काल वह काल माना जाता है जो कि प्रागैतिहासिक काल का एक अंग है। इसके बारे में लिखित साक्ष्य भी नहीं मिलेंगे आपको, और इसको पढ़ा भी अभी तक नहीं जा सका है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं, कहीं ना कहीं इसके थोड़े थोड़े साक्ष्य मिलते हैं ऐसे जो पढ़े जा चुके हैं, लेकिन हम पूर्णतः ये नहीं कह सकते कि लिखित साक्ष्य हैं और उन्हें पढ़ा गया हो। ठीक है, अब बात करें आधे ऐतिहासिक काल की, तो दोस्तों आधे ऐतिहासिक काल में क्या है कि लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होंगे, आपको लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होंगे। कैसे साक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे, लिखित भी हो जाएंगे, लेकिन ये लिखित भी नहीं है और पढ़ा भी नहीं जा सकता है। ये यहाँ पर लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होंगे आपको, और जो प्रमाण हैं उनको आप आराम से पढ़ भी सकते हो, पढ़े भी जा सकते हैं। सॉरी आधे ऐतिहासिक काल की घटना यह है कि आधे ऐतिहासिक काल में आपको लिखित प्रमाण तो मिल जाएंगे, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता है। यहाँ पर आप न तो लिख सकते थे, न लिखा गया, न पढ़ सकते हो, और यहाँ पर लिखा भी गया है लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है। और यहाँ पर दोस्तों ऐसा है कि लिखा हुआ भी मिलेगा आपको, लिखित में जानकारी मिलेगी, और उसके साथ में आप पढ़ भी सकते हो। तो ये दोनों ही चीज यहाँ फॉलो होती है, उसे ऐतिहासिक काल माना जाता है। आधे ऐतिहासिक काल में ये तीन जो मैं कह रहा हूं कि उसको लिखा गया है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उस
काल के दौरान हम सभ्यता काल को रखते हैं, हड़प्पा सभ्यता को रखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको आप बार बार कहते हो, है ना, सरस्वती घाटी सभ्यता जिसे कहते हो, सरस्वती नदी के किनारे बसने वाली सभ्यता कहते हो, रावी नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे, मांडा नदी के किनारे, दास नदी के किनारे, ठीक है, दामोदर नदी के किनारे, तो ये सब चीजें हैं, हिंडन नदी के किनारे, अलग अलग क्षेत्र हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो आप पढ़ते हो ये सब हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हैं, जिनके लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आधे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसके अलावा ऐतिहासिक काल की बात करें जिसे लिखित में है, प्रमाण मिलेंगे आपको, लिखित साक्ष्य भी मिलेंगे और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है आसानी से, वो ऐतिहासिक काल की घटनाओं में है। जैसे वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता से आगे का जो समय पीरियड है उसे क्या माना जाता है, ऐतिहासिक काल माना जाता है, ऐतिहासिक काल माना जाता है। अब हम बात करें कि जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल में हम कहते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल को रखा गया है। अब पाषाण काल भी कई तरीके का होता है, ठीक है, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल,